तो हम लोग क्या इकोलॉजी स्टार्ट करते बोलो, और किसी को अगर देखो बायोटेक में जो एक ही इशू है वो है आपका क्लोनिंग वेक्टर वाला, जहां पर एनसीईआरटी में पीपीआर 322 का पूरा फिगर दिया है, जो पेज नंबर 201 पे जो अभी इसने पूछा 200 पे और 201 पे, जो इंजर्शन इन एक्टिवेशन वाला है, क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए, अपने आप को रेप्लिकेट करने की पावर हो ना, रिकॉग्निशन साइट जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मारेगा, ठीक है, फिर सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। तो ये वाला तुम अच्छे से एक लेक्चर कर लो, तो ऑलरेडी मैंने इसका लिंक मैं भेज दूंगा, बस वो क्लोनिंग वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट ना उसको बस अच्छे से कर लेना, क्लोनिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी तुम्हें इस चैप्टर में डिफिकल्टी नहीं, बाकी तो चैप्टर बच्चा आसान है, पीसीआर है, बायोरिएक्टर, ये सब तो आसान है, बाकी चीजें मैंने बता दी। फिर भी कहीं पर डिफिकल्टी होगा तो मुझसे वो चीज पूछ लेना। चलो फिर भी मैं इंजर्शन इन एक्टिवेशन बता दूं। तो मेन हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इकोलॉजी में लगेगा टाइम, क्योंकि हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, और इकोलॉजी बहुत सारे बच्चों ने अभी तक स्कूल में पढ़ा भी नहीं था, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा परेशानी भी होता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी, और सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पास एक टॉपिक आज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, जो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला करने वाले, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन काफी बड़ा चैप्टर है, टाइम टेकन है। तो हम लोग 5-6 क्लास, हो सकता है 4-5 क्लास लग जाए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अभी पढ़ने वाले तुम लोग जो पॉपुलेशन का ग्रोथ मॉडल याद करो, जो सबसे डिफिकल्ट तुम्हें लगता है, ये कहाँ पर सर जे शेप्ड बनेगा, कहाँ पर एस शेप्ड बनेगा ना, ग्रोथ मॉडल कुछ ऐसा ग्राफ एनसीईआरटी में दिया गया, ऐसे दिए गए हैं, किसी को ऐसे दिया गया है। तो ये ग्रोथ मॉडल हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है, नेटेलिटी मोर्टेलिटी पढ़ना है। फिर कुछ बच्चों को था कि सर ये रेगुलेटर वाला या पार्शियल रेगुलेटर थे, कन्फॉर्मर थे, ये वाला सर ग्राफ हमें सीखना है, ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट। तो चलिए हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, टाइम हम लोग देंगे और इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसको समझना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है, इसे हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करें जल्दी, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। चलिए हम एनसीईआरटी के वर्ड से स्टार्ट करते हैं। देखो एनसीईआरटी ने एक वर्ड बोला है कि कैन यू इमेजिन, क्या आप एक ऐसे जगह को इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, ये बच्चा एक फॉरेस्ट है, क्या फॉरेस्ट के अंदर में क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो केवल यहाँ पर केवल एक ही स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म मिले? मान लो केवल, क्या बच्चे ये पॉसिबल है कि केवल यहाँ रैबिट का ही स्पीसीज मिले, केवल रैबिट ही मिले, कोई दूसरा और स्पीसीज का मेंबर यहाँ एब्सेंट हो? कैन यू इमेजिन? तो आप बोलोगे सर रैबिट कैसे रहेगा? रैबिट तो सर हर्बीवोर्स है, इसे भूख लगेगी और खाना खाने के लिए इसे ग्रास चाहिए, तो अकेले तो रैबिट नहीं रह सकता। चलिए मैं फिर से पूछता हूं, क्या बच्चा टाइगर अकेले रह सकता है? तो तुम बोलोगे सर टाइगर तो कार्निवोर्स है और इसे खाने के लिए कोई ना कोई हर्बीवोर्स होगा तभी तो उसे खाएगा, यानी टाइगर अकेले सर्वाइव ही नहीं कर सकता, किसी भी जगह पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो सोचिए कोई भी एनिमल्स है जो क्या है, वो हर्बीवोर्स है, ठीक है, तो अकेले सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए प्लांट चाहिए। जो हर्बीवोर्स को खाने वाला प्राइमरी कार्निवोर्स है, उसको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हर्बीवोर्स चाहिए, तभी तो जिंदा रहेगा। जो टॉप कार्निवोर्स है, लायन है, टाइगर है, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी एरिया में, फॉरेस्ट में, केवल कोई एक स्पीसीज का ऑर्गन सर्वाइव कर ही नहीं सकता। मान लो यहाँ डियर रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। डियर अकेले कैसे रह सकता है ना, क्योंकि डियर को खाने के लिए क्या चाहिए भाई? भूख लगी तो इसे ग्रास चाहिए। चलिए अब डियर को कौन खा रहा है? तो डियर को खाने वाला टाइगर है, लायन है, ठीक है, तो अकेले टाइगर लायन भी नहीं रह सकते। यानी कि कोई भी ऐसा जगह पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कोई हैबिटेट या जगह पॉसिबल है ही नहीं जहां एनिमल के स्पीसीज अकेले रह सके। रैबिट अकेले नहीं रह सकता, डियर नहीं रह सकते, ठीक है, टाइगर नहीं रह सकते, बफेलो नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आना जरूरी है। चलिए अब मैं यही क्वेश्चन को पूछ रहा हूं, प्लांट, प्लांट तो ऑटोट्रॉफ है, सोचिए प्लांट तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, इनको तो किसी एनिमल की
या किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लांट का स्पीसीज क्या अकेले रह सकता है, तो इसका भी आंसर होगा नो। आप सोच ही नहीं सकते सर क्यों, प्लांट तो खुद से खाना बना रहा है, लेकिन प्लांट को पॉलिनेशन करने के लिए, प्लांट है फ्लावर बना, तो पॉलिनेशन करने के लिए हनी भी चाहिए, इंसेक्ट्स चाहिए, बर्ड्स चाहिए। तो नहीं सर सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा तो। चलिए मान लो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, ये एयर से कर रहा है, पानी से कर रहा है, लेकिन जब वो सीड बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, उसको डिस्पर्स करने के लिए कोई ना कोई एनिमल तो चाहिए। चलिए सर मान लीजिए कि मुझे सीड भी डिस्पर्स नहीं करा, तो मान लो ये जो प्लांट मरेगा, तो मरने के बाद में इस बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा, कोई बैक्टीरिया या फंगस ही तो करेगा। यानी कि जो प्लांट है, प्लांट को सरवाइव करने के लिए, मान लो कि ये प्लांट है, प्लांट को रहने के लिए, प्लांट मर गया, उसका पार्ट डिकम्पोज होना है, उसको डिकम्पोज करने के लिए बॉडी को डिकम्पोज करेगा, तभी तो इसके सारे न्यूट्रिएंट निकलेंगे। इसको डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोब्स, यानी कि बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनके साथ फंगस एसोसिएट होगा, माइकोराइजा बनेंगे, तभी तो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। कई सारे ऐसे प्लांट हैं जब राइजोबियम आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, वो सरवाइव करेगा। यानी कि कोई प्लांट भी अकेले रह नहीं सकता। समझ में आया क्यों, प्लांट को भी जरूरत है अपने लाइफ चलाने की। जैसे कि पॉलिनेशन करना है आपको, मैक्सिमम प्लांट पॉलिनेशन जो करते हैं वो किससे करते हैं, इंसेक्ट से करते हैं, बर्ड से करते हैं। चलिए भाई, अगर पॉलिनेशन नहीं करते हो तो फ्रूट का डिस्पर्सल, सीड का डिस्पर्सल कराओगे भाई, चलिए वो भी नहीं करते। तो जब मरोगे तो बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट को रिलीज करने के लिए किसी ना किसी हेल्प तो जरूरत पड़ेगी, माइक्रोब्स की जरूरत पड़ेगी। यानी प्लांट भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। चलिए अब मुझे पूछ रहा हूं तीसरा चीज, क्या किसी एक जगह पे माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंगस, ये सरवाइव कर सकते हैं क्या, बोलो। अगर किसी एरिया में केवल अकेले बैक्टीरिया रह सकता है, तुम बोलोगे नहीं, अरे बैक्टीरिया तो हेट्रोट्रॉफ है, इन्हें खाने के लिए क्या चाहिए, कोई मरेगा, हम मरेंगे, प्लांट मरेगा, तभी तो डिकम्पोज करके खाएगा। फंगस कैसे खाना खाते हैं, डिकम्पोज करके, सड़े गले हुए चीजों को। अरे तो कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा, मरेगा, डिकम्पोज करेगा, तभी तो फंगस वहां से न्यूट्रिएंट लेगा। यानी फंगस भी अकेले किसी भी जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसे प्रूफ हो गया कि किसी भी ऐसा कोई जगह पॉसिबल है ही नहीं जहां कोई एक अकेला ऑर्गेनिज्म, ना वो प्लांट का हो, वो एनिमल का हो, या वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, रह सकते। इसलिए जरूरी है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हो आपस में इंटरेक्ट करे। जैसे कि यहाँ पास आपके ग्रास है, तो ग्रास को खाने वाला कौन है, हर्बीवोर, डियर है, डियर को खाने वाला कौन है, टाइगर है। ओशन है, तो ओशन में कौन है, खाना बनाने वाला एल्गी है, उसको खाने वाला कौन है, जूप्लैंक्टन है, उसे खाने वाली कौन है, स्मॉल फिश है, उसको खाने वाली लार्ज फिश है। यानी कई तरह के ऑर्गेनिज्म आपस में मिल करके इंटरेक्ट करते हैं। तो सोचिए, यानी कि यहाँ पास कई सारे ऑर्गेनिज्म है, ए नाम का है, बी नाम के हैं, सी नाम के हैं, डी है, ई है, ये आपस में जरूर इंटरेक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ मामले में इंटरेक्शन जरूर करेंगे। इसलिए एनसीईआरटी ने टॉपिक बनाया है, ए बी के साथ कर रहा है, ए सी के साथ कर रहा है, बी डी के साथ कर रहा है, ए ई के साथ कर रहा है, आपस में किसी ना किसी मामले में एक दूसरे से इंटरेक्शन जरूर करेंगे। इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। आई बात समझ में, यानी रैबिट का जो पॉपुलेशन है वो ग्रास के साथ, डियर का पॉपुलेशन किसी ना किसी मामले में बफेलो के साथ में, टाइगर के साथ में किसी ना किसी तरह से इंटरेक्शन जरूर करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या पड़ा, बोलो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। आगे बात समझ में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और एनसीईआरटी में वर्ड एक क्या लिखा है कि अगर ये इंटरेक्शन हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है लेकिन तुम्हें कभी दिखता नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं, तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारे ऊपर में छोटे छोटे मान लो कुछ बैक्टीरिया है, इकोलाई, तुम्हारे इंटेस्टाइन में, कभी पता चला, तुम्हारे इंटेस्टाइन में, गट में, ये इंटेस्ट, ठीक है, गट है, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर में कौन रह रहा है, इकोलाई नाम का बैक्टीरिया रह रहा है। कभी तुम्हें फील हुआ, कभी पता चला कि हमारे अंदर में कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, तो बैक्टीरिया तुमसे खाना ले रहा है, जगह ले रहा है ना, इंटरेक्शन तो शो कर रहा है। तुम्हारे हेयर में, बालों में बहुत सारे जू हैं, हाँ, आप झाड़ते हो बहुत सारे जू निकलते हैं ना, छोटे छोटे,
तो क्या है भाई, वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, तुम्हारे साथ में रह रहा है और कई सालों से रह रहा है, कभी तुमने इसे सोचा भी नहीं। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ऐसे लिंकेज मिनिमल क्वांटिटी में, मिनिमल अमाउंट में पाए जाते हैं। नहीं, हमने कभी उस पर फोकस किया ही नहीं, यानी कि कोई भी जगह पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिना इंटरेक्शन के कोई ऑर्गेन सर्वाइव करे, हर मामले में होगा भाई। अब देखिए, तो यहां पर इंटरेक्शन आपको दो तरह का पढ़ना है, मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर ग्रास है, तो ग्रास को इंटरेक्शन करने के लिए हनी भी चाहिए। हाँ, अब हनी भी है, उसको और दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ डियर है, टाइगर है, लायन है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पास बैक्टीरिया है, फंगस है, सभी लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ही रहते हैं। अब यहाँ पास इंटरेक्शन आपको दो तरह के पढ़ने, ध्यान से सुनिएगा। अब एनसीईआरटी बोलता है कि इंटरेक्शन आपको दो तरह के पढ़ने। बोले सर कौन कौन से? एक इंटरेक्शन है जहां पास मान ली किसी एरिया में, इस एरिया में रैबिट के 100 मेंबर है, तो रैबिट नंबर 1 रैबिट नंबर 2 से इंटरेक्शन कर रहा है, एक ही स्पीसीज के दो मेंबर मंकी मंकी के बीच कर रहा है, M1 M2 से कर रहा है, टाइगर T1 T2 से कर रहा है, एक ही स्पीसीज के दो मेंबर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसे क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। एक ही स्पीसीज के दो मेंबर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन से कर रहे हैं, मंकी मंकी से कर रहा है, इसे क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। यानी रैबिट नाम का स्पीसीज, उसके कई सारे मेंबर उस एरिया में R1 R2 से कर रहा है, ये हो गया इंट्रा स्पेसिफिक। और दूसरा, उसी फॉरेस्ट में रैबिट जो है वो डियर के साथ कर रहा है, डियर के साथ कर रहा है, रैबिट जो है ग्रास के साथ कर रहा है, टाइगर जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म के साथ कर रहा है। तो अलग अलग स्पीसीज के साथ में कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो अब बताइए दोनों में क्लियर है? इंट्रा स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक क्लियर है? यानी कि अगर दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर मंकी टाइगर के बीच में हो रहा है, मंकी लायन के बीच में हो रहा है, मंकी रैबिट के बीच में हो रहा है, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के बीच में हो रहा है, तो उसे कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ही आपके सिलेबस में पढ़ना है। आई बात समझ में? तो जो एनसीईआरटी में इंटरेक्शन पढ़ना है वो अलग अलग स्पीसीज के जो मेंबर है उनका इंटरेक्शन पढ़ना है, इंट्रा स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है। सर क्यों? क्योंकि रैबिट रैबिट आपस में इंटरेक्ट किस लिए करेंगे, डॉग डॉग आपस में इंटरेक्ट किस लिए करेंगे? खाने की कमी है, मंकी लड़ाई कर रहे, खाना कम है, दो मंकी लड़ाई कर रहे, तो ये स्पेस के लिए, जगह के लिए, खाने के लिए लड़ेंगे। तो इससे क्या होगा? आपस में लड़ेंगे तो इससे केवल पॉपुलेशन कंट्रोल होगा और नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नया चीज कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पास एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर, उनका खाना सेम है, रहना सेम है, सब कुछ सेम है, तो आपस में लड़ रहे हैं, इसी इंटरेक्शन को कहेंगे हम लोग। इससे क्या होगा? इंट्रा स्पेसिफिक से पॉपुलेशन केवल कंट्रोल होगा, नंबर ज्यादा है, खाना कम है, आपस में फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे, उनमें से कोई मर जाएंगे भाई, तो इससे केवल पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। लेकिन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन से आएगा नया कैरेक्टर, इससे इवॉल्व होंगे, इवोल्यूशन। आई बात समझ में? तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सा पढ़ना है? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़नी है। चलिए, तो हम एनसीईआरटी में देखते हैं, इस इंटरेक्शन को पहले पढ़ते हैं। देखिए, पहले पढ़ो एनसीईआरटी के वर्ड्स को समझिए। सबसे पहले, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट? इस दुनिया में कोई भी नेचुरल हैबिटेट ले लो, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल, ऑन अर्थ दैट इज इनहिबिटेड जस्ट बाय ए सिंगल स्पीसीज। क्या दुनिया में ऐसा कोई जगह है जहां केवल एक ही स्पीसीज के मेंबर सर्वाइव करते हैं? केवल डॉग रहता है, या केवल कैट रहते हैं, केवल एलिफेंट रहते हैं? नहीं। अब देखिए, देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच ए सिचुएशन इज इवन इनकॉन्सेप्सिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसी एरिया में एक ही स्पीसीज के मेंबर सर्वाइव करें। क्यों? फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन और मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। कम से कम कुछ दूसरे स्पीसीज तो हो जिसपे वो फीड करेगा। जैसे मैंने बोला टाइगर, तो टाइगर को खाने के लिए कोई ना कोई दूसरा स्पीसीज तो हो,
और दूसरा स्पीसीज है तो उसको खाने के लिए कोई ना कोई प्लांट तो हो, ग्रास तो हो, तभी तो डियर सरवाइव करेगा। ठीक है। सेकेंड चीज, इवन ए प्लांट इज स्पीसीज विच मेक इट्स ओन फूड। प्लांट तो खुद से खाना बनाते हैं, कैन नॉट सर्वाइव एलोन, वो अकेले रह ही नहीं सकते। इवन प्लांट, क्यों? इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स, जब मरेंगे तो डिकम्पोज करना है, ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है, एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन। जब डिकम्पोज करेगा, मिट्टी में जाएगा, तभी तो दूसरे प्लांट को अवेलेबल हो पाएगा। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। तो अगर कोई प्लांट है तो पॉलिनेशन कैसे करेगा? यानी दूसरा कोई ना कोई स्पीसीज तो हर हालत में चाहिए। इट इज ऑब्वियसली दैट इन नेचर एनिमल, प्लांट या माइक्रोब डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, वो रह ही नहीं सकते, बट इंटरेक्ट इन वेरियस वे, यानी वो अलग अलग तरह का वो इंटरेक्शन शो करते हैं टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इसी इंटरेक्शन से जो बनेगा, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर इंटरेक्शन करेंगे, इसी को कहते हैं कम्युनिटी। चलिए, इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मेनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडियली अपरेंट। जैसे तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे इंटेस्टाइन में कितने सारे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं ना, आराम से सर्वाइव कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, बहुत ही छोटे, नॉट रेडियली अपरेंट, वो तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। जू तुम्हारे सर में है, कभी तुमने सोचा तुमने कि मेरे अंदर में वो इंटरेक्शन कर रहा है? नहीं सोचा। यानी वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमें रियल में दिखाई देते भी नहीं। चलिए, अब मुझे बताइए फटाफट, किसे किसे ये क्लियर हो गया? बोलो, 1 मिनट, ये टॉपिक, हाँ चलो बताओ फटाफट, हैंड रेस करो, किसे किसे ये चीज क्लियर हो गया? अब समझ में आना चाहिए एनसीईआरटी के वर्ड्स। आ रहा है? तो एनसीईआरटी के वर्ड समझ में आने चाहिए ना, तुम्हें कुछ भी आए ना आए, एनसीईआरटी के वर्ड को अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए, अब हम लोग इंटरेक्शन में आगे चलते हैं। चलिए, एनसीईआरटी के वर्ड कवर हो गए। अब देखिए, अब यहां पर जो इंटरेक्शन है उसे एनसीईआरटी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो इंटरेक्शन है उसे एनसीईआरटी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, बोले सर कौन कौन सा? एक को एनसीईआरटी ने कहा है पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक को एनसीईआरटी ने कहा है पॉजिटिव इंटरेक्शन, और एक को एनसीईआरटी ने कहा है निगेटिव इंटरेक्शन। इंटरेक्शन 2 तरह के, पॉजिटिव और निगेटिव। बोले ठीक है, तो सर पॉजिटिव किसे कहेंगे, निगेटिव किसे कहेंगे? पहले समझिए, पॉजिटिव इंटरेक्शन में मान लीजिए यहां पर बच्चे 2 स्पीसीज है, ए नाम के और बी, 2 स्पीसीज है। इनमें ए को भी मान लो बच्चा फायदा मिल रहा है, बी को भी फायदा मिल रहा है, दोनों को फायदा मिल रहा है। यानी ऐसा इंटरेक्शन जिसमें किसी को नुकसान ना हो। मान लो दूसरा, ए को फायदा मिल रहा है प्लस बी को बच्चा 0 मिल रहा है, बी को 0 मिल रहा है, यानी यहां पर या तो दोनों को फायदा हो या तो एक को फायदा हो, दूसरा बेचारा न्यूट्रल है। किसी भी मामले में किसी को नुकसान ना हो, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो पॉजिटिव मतलब इसमें 2 स्पीसीज पास में आएंगे, हो सकता है दोनों को फायदा हो जाए, हो सकता है एक को फायदा हो, एक न्यूट्रल रह जाए, नुकसान किसी को नहीं होना है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो सर निगेटिव किसे कहेंगे, आप बताइए? इस केस में किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान होना तय, जैसे हम पढ़ने वाले माइनस माइनस, देखिए दोनों को नुकसान हो गया। देखिए हम पढ़ रहे माइनस और 0, देखिए नुकसान किसी ना किसी को तो हुआ। हम पढ़ रहे हुए प्लस माइनस, किसी को नुकसान होना तय है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव इंटरेक्शन। चलिए भाई, तो सर कैसे, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी ने पढ़ने के लिए एक टॉपिक बोला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, देखिए म्यूचुअलिज्म में 2 स्पीसीज पास में आएंगे, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होगा, दोनों को प्लस मिल रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। बहुत आसान सा एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई प्लांट है, इस प्लांट को कराना है पॉलिनेशन कराना है, तो इसने अपने तरफ इंसेक्ट्स को बुला लिया कि भाई आप मेरा पॉलिनेशन करा दो। इंसेक्ट्स बोलेगा मुझे क्या फायदा है, तो प्लांट बोलेगा कि देखिए आपको खाने के लिए मैं शहद दे दूंगा, नेक्टर, और अगर आप बोलोगे तो मैं ढेर सारा पॉलन ग्रेन बना रहा हूं। कुछ पॉलन ग्रेन आप एडिबल है, खा भी सकते हो, यानी आप पॉलन ग्रेन खा भी सकते हो, भाई मैंने लाखों बनाए,
कुछ खा लोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको बदले में शहद मिल गया, खाने के लिए पॉलिन ग्रेन भी मिल गया, बदले में प्लांट का पॉलिनेशन हो गया। क्या दोनों को बेनिफिट हो गया? प्लांट को क्या फायदा हुआ? पॉलिनेशन हुआ। इंसेक्ट्स को क्या फायदा हुआ? उसे खाने के लिए शहद मिल गया। कभी कभी तो प्लांट बोलता है कि अपने अंडे यही दे दो, यही तुम्हारा एग दे दो, यही तुम्हारा लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेंगे, यही तुम्हारे यंग जनरेशन ग्रो कर जाएंगे और सारे यंग को खाना भी हम दे देंगे। यानी अपने अंडे को ले करने का सबसे अच्छा जगह यहाँ पर है। तो अब बताइए यहाँ पर फायदा किसको हुआ? सर दोनों को फायदा हो गया। चलिए एक और एग्जांपल समझा। जब आपने सीखा होगा कौन सा, तो आपने सीखा था लाइकेन, एल्गी और फंगी का रिलेशनशिप। एल्गी क्या करता है? खाना बनाएगा, खुद के लिए भी फंगस के लिए भी। फंगस बदले में रहने की जगह देगा, पानी भी देगा, मिनरल्स भी देगा, डिफेंस भी देगा। तो एल्गी को भी फायदा हो रहा है, पानी मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, डिफेंस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। फंगस को खाना मिल रहा है, क्या दोनों को फायदा हो रहा है ना? इसी रिलेशन को हम कहेंगे म्यूचुअल रिलेशन। आगे बात समझ में? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा तो तुम्हें नया चीज मिल रहा है भाई, तुम नए कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, नए चैप्टर को सीख रहे हो। हाँ, बदले में मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे भी कुछ बेनिफिट हो रहा है। मान लो मुझे सैलरी मिल जाए, पैसे मिल जाए, तो मुझे भी फायदा है, तुम्हें भी फायदा है। तो ये प्लस प्लस रिलेशन नहीं हो गया? तुम्हें भी बेनिफिट, तुम्हें बच्चा नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, पढ़ोगे तो नीट क्वालिफाई करोगे। हाँ, मुझे क्या मिल रहा है? शायद मुझे पैसा मिल रहा है, तो मुझे पैसे मिल रहे हैं भाई, मुझे भी प्लस, तुम्हें भी प्लस, तो दोनों को बेनिफिट तो हो गया, म्यूचुअलिज्म। चलिए सर दूसरा वाला कौन है? इसे एनसीईआरटी ने कहा है, इसे आपके एनसीईआरटी ने कहा है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म सर ये क्या है? कॉमनसेलिज्म क्या है सर? प्लस और जीरो समझ में नहीं आया। देखिए मान लो बच्चा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम्हें बच्चा बेनिफिट हो रहा है, तुम नए चैप्टर सीख रहे हो, बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे, नीट में अच्छे नंबर लाओगे, तो तुम्हें क्या हो गया बच्चा? प्लस मिल गया ना, फायदा हो गया। और मुझे बच्चा बदले में कोई सैलरी नहीं मिली, मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम्हें बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे कोई फायदा नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो। चलिए सर कहीं पर बता दीजिए एग्जाम्पल। चलिए बताते हैं। ये मैंगो का प्लांट है, याद करो एनसीईआरटी ने मैंगो का एग्जाम्पल दिया। मैंगो के प्लांट बड़ा सा है, उसके ऊपर में एक ऑर्किड नाम का प्लांट छोटा सा आता है। वो बोलता है देखो घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, हम नीचे में सनलाइट मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा करो कि मुझे थोड़ा ऊपर में जगह दे दो रहने की। मैं तुमसे खाना नहीं मांग रहा हूं, मैं तुमसे पानी भी नहीं मांग रहा हूं, मिनरल्स भी नहीं मांग रहा हूं, मैं पैरासाइट नहीं हूं भाई, मैं मुझे बस रहने की जगह दे दो, बदले में मुझे सनलाइट मिल जाएगा, मेरा लाइफ अच्छे से चल जाएगा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार? तुम्हारे एक ब्रांच पे मैं रही तो लूंगा, नुकसान थोड़ी कर रहा हूं। तो यहाँ पास मैंगो को तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, लेकिन ऑर्किड नाम के प्लांट को तो फायदा हो गया। इसी को आपके एनसीईआरटी ने कहा है कॉमनसेलिज्म। आपने पढ़ा होगा क्लॉन फिश वाला, और अपने पढ़े को सी एनिमोन। इस सी एनिमोन के पास क्या होता है? टेंटिकल्स होते हैं, और ये टेंटिकल्स बहुत खतरनाक होते हैं, किसी को एक टेंटिकल्स मार दे तो सामने वाला ऑर्गेनिज्म मर जाए। हाँ, तो यहाँ पर एक बड़ा एक अच्छी सी एक फिश होती है, बड़ा सुंदर सी, जिसको कहते हैं क्लॉन फिश। तो मान लो क्लॉन फिश बच्चा बहुत ही ब्यूटीफुल है और खाने में भी बड़ा टेस्टी है, कोई ऑर्गेनिज्म इसे खाने के लिए दौड़ा, क्लॉन फिश को, क्लॉन फिश के पीछे दौड़ रहा है, क्लॉन फिश को लगा कि वो मुझे मार देगा, खा जाएगा, तो क्लॉन फिश आती है और टेंटिकल्स के बीच में छुप गई, टेंटिकल्स के बीच में छुप गई। सर अब जो आने वाला एनिमल से वो डर रहा है कि मैं जैसे ही जाऊंगा सी एनिमोन के बाद, सी एनिमोन टेंटिकल से मार देगा, मेरे तो डेथ हो जाएगी ना। तो अब बताओ किसे फायदा हो गया? क्लॉन फिश बच गया, उसे कोई खाने वाला था, प्रीडेटर खाने वाला था, लेकिन वो तो भाग करके इसके पास आ गई। हाँ, सी एनिमोन को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, सी एनिमोन को तो कोई फायदा नहीं है। तो अब तुम बोलोगे सर सी एनिमोन को भी तो मार सकती है, नहीं मारती, वो अपने टेंटिकल से कभी भी सी एनिमोन को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इसे कोई डेंजर उसे मिलने वाला है। तो फायदा क्या हो गया भाई? सी एनिमोन को फायदा हो गया, प्रीडेशन से बच गया, बदले में ना, बदले में सी एनिमोन को ना फायदा क्या हो भाई? क्लॉन फिश को तो फायदा हो गया, प्रीडेशन से बच गया, सी एनिमोन को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे लिखा प्लस है जीरो। चलिए, तो यहाँ पे हम कई सारे इंटरेक्शन आपके एनसीईआरटी में पढ़ने वाले कॉमनसेलिज्म को लेकर के। चलिए अभी हम लोग डिटेल में जाएंगे। सर निगेटिव इंटरेक्शन, निगेटिव में क्या बोला एनसीईआरटी ने? एक वर्ड यूज किया डेट्रीमेंटल। सर डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदेह,
इस इंटरेक्शन में किसी ना किसी स्पीसीज को नुकसान होना, नेगेटिव होना तय, नुकसान होगा ही होगा। बोले सर कैसे? तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी ने बोला है कंपटीशन। एनसीईआरटी ने पहला दिया है कंपटीशन। सर कंपटीशन में सर माइनस माइनस क्यों दिया है सर? ये तो मुझे गलत लग रहा है। सर कंपटीशन में आपको नहीं लग रहा है एक जीतेगा एक हारेगा, तो एक का माइनस एक को प्लस होना चाहिए? सोचिए, आपको क्या लगता है? सभी बच्चों को ये लगता है ना कि सर कंपटीशन में माइनस माइनस क्यों हुआ? सर यहां पर ए नाम का स्पीसीज बी, दोनों में कंपटीशन लगा, लड़ाई, तो जाहिर सी बात है एक को माइनस होना चाहिए सर, एक को प्लस होना चाहिए। तो सर एनसीईआरटी में माइनस माइनस क्यों दिया है सर? यही लगता है ना सभी को? देखो ध्यान से समझो कंपटीशन को कैसे समझें। देखिए कंपटीशन, मान लो दो पहलवान के बीच, दो बॉक्सर के बीच लड़ाई, पहलवान के बीच। तो पहले वाला पहलवान मजबूत था, उसने 10 मुक्के मारे। दूसरा वाला वीक था, तो उसने भी बच्चे 2 मुक्के मारे। 2 मारा जरूर, तो क्या दोनों पहलवान का एनर्जी तो लॉस हुआ, दोनों को एनर्जी वेस्ट हुआ, दोनों को नुकसान तो हुआ। आप कभी भी तो आप बोलोगे सर पहला वाला पहलवान तो जीत गया, उसने 10 मुक्के मारे तो उसे गोल्ड मेडल मिल गया। रिजल्ट को मत देखिए, कंपटीशन जब तक लग रहा है, कंपटीशन जब तक चला, तब दोनों को क्या हुआ सर? दोनों का एनर्जी वेस्ट हुआ, दोनों को नुकसान हुआ। हम रिजल्ट को नहीं देखेंगे, रिजल्ट को अब देखना ही नहीं है। जब तक कंपटीशन होगा दोनों को नुकसान होना तय है, ऐसे समझा रहा हूं। आप मान लो ये आप ए नाम के, ठीक है, आप बोले अपने रूममेट से, अपने फ्रेंड से कि भाई मैं नीट की तैयारी कर रही हूं और मैं रोजाना 6 घंटे पढ़ती हूँ, 6 आवर। कितने देर पढ़ना है भाई? 6 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपकी दोस्त भी, तो उसे पता चलेगा भाई कि मेरी फ्रेंड तो 6 घंटे पढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली है बच्चा कि वो दूसरे दिन से 8 घंटा पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगी, 8 घंटा पढ़ेगी। फिर से तुम मिलते हो अगले वीक में, तो पता चला कि वो 8 घंटा पढ़ रही है, तो बच्चा तुम अगले बार कितने पढ़ोगे? 10 आवर। उसे पता चलेगा तो वो 15 आवर पढ़ेगी। धीरे धीरे दोनों में कंपटीशन लग गया, दोनों फ्रेंड के बीच में कंपटीशन लग गया पढ़ने का। हम ज्यादा पढ़ेंगे तभी तो हम उससे ज्यादा मार्क्स लाएंगे, ये होता है सभी के बीच में। तो मान लीजिए कि अब बच्चा एक पढ़ रहे 20 घंटे, तो दूसरा बच्चा 24 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया। सोचिए कंपटीशन जब चल रहा है, तो अब बच्चा सोना भूल गए, दिन भर पढ़ाई में बिजी हो गए, और कंपटीशन इतना खतरनाक हुआ कि दोनों का बच्चा हेल्थ खराब हो गया। 20 घंटे 24 घंटे पढ़ने स्टार्ट किए, तो कंपटीशन के चक्कर में दोनों का हेल्थ खराब हो गया। तो जो इकोलॉजी बोलेगा, इकोसिस्टम बोलेंगे, अरे मेरे दोनों स्पीसीज लॉस हो गए, दोनों को नुकसान हो गया भाई, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, दोनों खराब हो जा रहे। मान लो बच्चा दोनों पागल हो गए पढ़ते पढ़ते, ये ए भी पागल बी भी पागल, दोनों पागल हो गए। तो भाई आप इकोलॉजी का सोचो, इकोसिस्टम का सोचो, उसने 2 स्पीसीज का नुकसान कर दिया, तो ओवरऑल इकोलॉजी को तो नुकसान हो गए। तो आपको ये नहीं देखना है कि नीट किसने क्वालिफाई किया, अरे नीट का रिजल्ट मत देखिए, जब तक एग्जाम देंगे उस दिन तक कंपटीशन, एग्जाम दे दिया कंपटीशन खत्म। अब जीत हार तो अलग चीज है, तो जब तक आप कंपटीशन कर रहे हैं दोनों का एनर्जी वेस्ट होगा, तो इसे हम क्या देंगे भाई? माइनस और माइनस। कभी नहीं सोचना है, आप रिजल्ट को नहीं देखिएगा, नहीं तो कंपटीशन का मतलब नहीं रहा। जिस दिन रिजल्ट आ जाता है फिर बोलते हो कि मेरा ये कॉम्पिटिटर था, नहीं था। कंपटीशन तो तब होता है जब तक आप दोनों पढ़ाई कर रहे हो, जब एग्जाम दे दिया रिजल्ट आ गया तब आएगा कंपटीशन। इसलिए हम एनसीईआरटी में से माइनस माइनस ही मानेंगे, क्योंकि 2 ऑर्गेनिज्म लड़ाई कर रहे। भाई मान लो मंकी है और एक और स्पीसीज है, मान लीजिए डियर है, दोनों ग्रास खाने के लिए लड़ाई कर रहे, दोनों बच्चा ग्रास खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे, दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे, दोनों का एनर्जी लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों का नुकसान हुआ। तो आप क्या मानोगे बच्चा? माइनस माइनस, क्योंकि आपके एनसीईआरटी भी माइनस माइनस मानती है। क्या आपको क्लियर हो गया कंपटीशन माइनस माइनस? अब बताओ किसे किसे क्लियर हुआ, बोलो। कंपटीशन 100% किसे समझ में आया, ये बताओ पहले। यस सर, आ गया। ठीक है, बोलो फटाफट। सबको यही मानते थे ना सर, कंपटीशन में एक जीतेगा मजबूत वाला तो उसको प्लस दो, हार गया सर माइनस दो। ये तो प्लस और माइनस नहीं, रिजल्ट मत देखिए फिर कंपटीशन लगाओ, ठीक है। और साक्षी को तो आ गया, बाकी लोग अरे कम से कम हाथ तो उठा सकते हो, पता तो चले, ठीक है। चलिए
अब सेकेंड आ जाते हैं सर, कंपटीशन के बाद में सर एक एनसीईआरटी में सर एमएन सेल्स में है सर, वहां -0 दिया, क्यों दिया सर समझ में नहीं आया, माइनस और 0 है सर एमएन सेल्स में, ये भी समझ में नहीं आता। और ये एमएन सेल्स में है क्या सर, चक्कर समझ में नहीं आया, समझिए तो मैं तुम्हें समझाता हूं, चलिए समझिए। एनसीईआरटी में सेकंड है जिसके साइन में प्रॉब्लम होता है, एमएन सेल्स। चलिए इसका एनसीईआरटी ने बोला ए और बी, ए को है न्यूट्रल, एक को है नुकसान। बोले सर कैसे, चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान सुनो। मान लो बच्चा यहां पास एक पेट्री डिस्क है जहां पर हम लोग बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करते हैं। हमने अभी एक फंगस को लाया, फंगस लाया, ये फंगस है, ये फंगस है, एफ मतलब फंजाई, ये फंगस है फंजाई। देखिए फंगस एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसका मोटो नहीं है बच्चा, उसके बॉडी में कुछ बना और इस बॉडी से बाहर उसने एंटीबायोटिक्स नाम का केमिकल रिलीज कर दिया। ये चाहता नहीं था, ये बच्चा चाहता नहीं था, बस इसके बॉडी में बने, एक्स्ट्रा हो गए, बाहर फेंक दिया। जैसे ही बाहर फेंका तो आसपास के जो भी बैक्टीरिया थे बच्चा वो मर गए, आसपास के जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। फंगस को तो मालूम भी नहीं, फंगस को तो मालूम भी नहीं, इसके तो वेस्ट मटेरियल थे, उसने बाहर रिलीज किया और उसके रेंज में कौन आ गया, बैक्टीरिया। तो जब एक ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल रिलीज करता है अपने बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसके चलते आसपास के ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया, तो जो सामने वाले ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया तो बी को तो माइनस हो गया ना, ए को क्या फायदा हुआ। तो बोलेंगे सर ए को फायदा तो है सर, वो मर जाएगा तो इसको ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा, नहीं ऐसे समझो। ये फंगस था, ये बच्चा फंगस था, ठीक है। फंगस ने क्या रिलीज किया, एंटीबायोटिक्स। क्यों रिलीज किया, तो तुम बोलोगे सर यहाँ बैक्टीरिया आया, यहाँ बैक्टीरिया आया तो इसने क्या रिलीज किया, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया मर गया। चलिए अब सेकेंड केस समझो। अभी बच्चा बैक्टीरिया आया ही नहीं, बैक्टीरिया आया ही नहीं है, फिर भी ये एंटीबायोटिक्स रिलीज कर रहा है। इसका मोटो है ही नहीं बैक्टीरिया आएगा नहीं आएगा मुझे मतलब नहीं, मैं तो अपने बॉडी से केमिकल रिलीज कर रहा हूं, एंटीबायोटिक्स रिलीज कर रहा हूं। मेरे रेंज में अगर बैक्टीरिया आ गया तो मर गया, मुझे तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो ऐसे ही रिलीज कर रहा था, जैसे मैं अपने स्वेट को, पसीने को रिलीज कर रहा हूं। कोई बैक्टीरिया आया इस पसीने से मर गया, तो मैं चाहता थोड़ी था मारना यार, और मुझे कोई फायदा हो गया क्या बैक्टीरिया को मार करके, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, मुझे तो मिल रहा है बच्चा 0, लेकिन सामने वाला ऑर्गेनिज्म का तो डेथ हो गया, तो इसे क्या कहेंगे बच्चा, माइनस। एक और एग्जांपल समझाता हूं। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे नीम का प्लांट, तुलसी का प्लांट, ऐसे होते हैं ना। ये क्या करते हैं, अपने रूट से कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, अपने रूट से कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। बोले ठीक, इनके बॉडी में बना, इन्होंने रिलीज कर दिया, इस केमिकल चारों तरफ फैल गया, पूरे प्लांट के आसपास, रूट के पास फैल गया। और यहाँ पर छोटे छोटे तुमने सीड डाले, सीड होंगे बच्चा दूसरे प्लांट के, ग्रास वगैरह के, या दूसरे कोई प्लांट आ गए उनके सीड डाल दिया, ये सीड बच्चा उस केमिकल के चलते मर जाएंगे। तो पहले प्लांट ने क्या किया, पहले ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल रिलीज किया, इस केमिकल के चलते दूसरे ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया, तो जिसका डेथ हुआ उसको तो माइनस हो गया। लेकिन पहला वाला प्लांट जानबूझकर रिलीज नहीं किया, अगर वो जानबूझ करके किसी को मारने की कोशिश करता, तुम आए तब मैं रिलीज करता, तुम आए तो मैंने रिलीज किया मार दूंगा, तब मुझे प्लस बोलते कि सर बच गए, आपको अब न्यूट्रिएंट ज्यादा मिल जाएगा, जगह ज्यादा मिल जाएगा। नहीं, मैं तो रिलीज कर रहा था, मैंने तो अपना रिलीज कर दिया, सामने में रेंज में आ गया तो मर गया भाई, मुझे तो पता भी नहीं कौन मरा है, तो इसे ए को कहेंगे हम लोग, ये न्यूट्रल रह गया, कोई नुकसान नहीं है ना कोई फायदा हुआ। लेकिन बी बेचारा मर गया, इसे मिलेगा माइनस। तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, 0 और माइनस का खेल है। तो देख लीजिए आपके एनसीईआरटी में क्या बच्चा, एमएन सेल्स सभी को समझ में आ गए, फटाफट बोलो। एक ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल रिलीज करेगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसके चलते दूसरे ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा, तो जिसका डेथ हुआ उसको तो नुकसान, लेकिन इसने जानबूझ करके रिलीज नहीं किया। अगर जानबूझकर रिलीज करते तब तुम मरते, तो बोलते भाई मुझे फायदे के लिए होगा, मैंने फायदे के लिए मारा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो अब मुझे बताओ फटाफट, एमएन सेल्स में 0 माइनस किसे किसे याद हो गए, बोलो, बहुत आसान है, तो सबको याद हो गया ना एमएन सेल्स का कहानी। चल अब Yes, देखिए, अब निगेटिव इंटरेक्शन में और कौन है,
ध्यान सुनिए, अब यहां पर हमें पढ़ना है दो और, एक है प्रीडेशन। देखिए ये तो बड़ा आसान है, प्रीडेशन। जंगल, जंगल में कौन है भाई? टाइगर। टाइगर यानी प्रीडेटर, टाइगर मतलब प्रीडेटर। वो आया, डियर को पकड़ा। डियर मतलब, डियर का मतलब प्रे। तो प्रीडेटर आता है यानी टाइगर आया और उसने गर्दन को पकड़ा, किसके? डियर। उसको मड़ोड़ा, खिल गया और खा गया। तो बताओ किसे फायदा किसे नुकसान? सर इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? टाइगर यानी प्रीडेटर को प्लस फूड मिल गया और बेचारा प्रे तो मर गया ना। इसको सिंपल बोलिए ना सर, प्लस और माइनस, खत्म। ये बच्चे कैसे हो गया? प्लस और माइनस हो गए भाई, खत्म। इसी तरह से आप एक और पढ़िएगा, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, चलिए आपके अंदर कोई लीच, ब्लड को चूसने वाला, सक करने वाला ऑर्गेनिज्म आपके ऊपर आया, आपके ब्लड को सक कर रहा है। तो लीच को क्या हुआ? प्लस हो गया, उसे तो फूड मिल गया भाई, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म था, ब्लड मिल रहा है। आपको तो नुकसान हो रहा है, तो आपका क्या हो गया भाई? माइनस। तो मुझे बताइए, पैरासिटिज्म में और प्रीडेशन का भी साइन याद हो गए। तो याद रखिएगा, प्रीडेशन में क्या करता है? प्रीडेटर आता है, मारेगा, फिर खाएगा। पैरासिटिज्म में बेटा मारे वरेगा नहीं। कोई पैरासाइट आया, तुझे मार दिया क्या? अगर तू पैरासाइट होस्ट को ही मार देगा तो फिर तू सरवाइव कैसे करेगा भाई? इसलिए याद रखना, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, जो पैरासाइट आएगा होस्ट पे आएगा, वहां रहेगा, रहने की जगह लेगा, खाना भी लेगा, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएगा, स्लोली। अल्टीमेटली बहुत दिनों के बाद उसका डेथ हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली तुरंत नहीं मारेगा। अगर मार दिया तो खुद सरवाइव कैसे करेगा? चलिए भाई, जबकि प्रीडेशन में तुरंत डायरेक्टली उसका किल कर दिया जाएगा। तो यहां भी प्लस माइनस होंगे। क्या सारे के साइन याद हो गए? बोलो, सभी के साइन याद हो गए। अब तुम बताना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताइएगा फटाफट। डेट्रीमेंटल बता दीजिए। डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदेह इंटरेक्शन, निगेटिव इंटरेक्शन को ही डेट्रीमेंटल कहते हैं। चलो ओके अब सर। बताओ, इंटरेक्शन दो तरह के, आंसर तुम लोग करना। एक इंटरेक्शन है जिसमें पॉजिटिव का, बताइए पॉजिटिव कहने का रूल मैंने क्या बताया? इस इंटरेक्शन में दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं हो, फायदा दोनों का हो जाए, एक का हो भैया, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए नाम क्या पड़ा? पॉजिटिव। इस वाले में, डेट्रीमेंटल वाले में, डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदेह, माइनस वाले, निगेटिव वाले कोई डेट्रीमेंटल का नुकसानदेह। तो सर निगेटिव कब कहेंगे? निगेटिव में दो स्पीसीज के मेंबर आ गए, इनमें किसी ना किसी को नुकसान होना मस्ट है, या दोनों को हो जाए, एक को हो जाए, नुकसान होना मस्ट है। क्या कहेंगे? निगेटिव इंटरेक्शन। चलो अब सबसे पहले मुझे बताओ, म्यूचुअलिज्म में बताओ साइन क्या देंगे? म्यूचुअलिज्म में बोलो साइन क्या देंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। डन। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मुझे बेनिफिट, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें बेनिफिट। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया? चलिए अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मुझे सैलरी मिल रही है, तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो बच्चा तुम्हारा क्या हो गया? जीरो, मुझे तो फायदा हो रहा है। तो ये क्या हो गया? बोलो बोलो फटाफट, क्या नाम है इसका? कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म। तो एनसीईआरटी में कॉमन सेलिज्म के दो ही एग्जाम्पल। हालांकि नीट में कभी कभी एक वर्ड पूछा जाता है, प्रोटो कोऑपरेशन, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, बोर्ड में नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। प्रोटो कोऑपरेशन, इसमें भी क्या होता है सर? प्लस 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 प्लस। तो बच्चा बोलेगा फिर डिफरेंस क्या है सर म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन में? हम बाद में बातें करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रोटो कोऑपरेशन के बारे में आपको बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए अब डेट्रीमेंटल में बताओ, फटाफट बोलना। सबसे पहले मैंने तुम्हें पढ़ा है कंपटीशन, बोलो साइन बोलो सभी लोग, बहुत अच्छे से कंपटीशन याद करा दिया। बोलो कंपटीशन का साइन क्या होगा? सर माइनस माइनस। नेगेटिव। और मैंने क्या बोला? कंपटीशन में कभी भी रिजल्ट को नहीं देखना है, रिजल्ट से पहले चीज को देखिए और इक्कोलॉजी के बारे में सोचिए। तुम्हारा इकोसिस्टम क्या बोलता है? सर दो स्पीसीज थे, आपस में लड़ाई कर रहे खाने के लिए, टाइगर लायन लड़ाई कर रहा है सर, दो स्पीसीज लड़ाई कर रहे, अरे लड़ाई कर रहे, मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा हमारा, तो दोनों को क्या दो गया? माइनस माइनस।
दो स्टूडेंट पढ़ाई पे पढ़ाई करे जा रहे भाई, दोनों पागल हो जाएंगे। अब चलिए दूसरा मैंने आपको क्या बताया, एमेंसिलिज्म। चलो बताओ साइन क्या होगा एमेंसिलिज्म का। चलिए एमेंसिलिज्म का क्या नेगेटिव जीरो। नेगेटिव एंड जीरो। क्या मैंने बताया था, याद हो गया सभी को? एक ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल रिलीज करेगा, जिस केमिकल के चलते दूसरे ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाए। तो एक को तो हो गया फायदा, एक को तो हो गया नुकसान, दूसरे को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो इसके बाद में मैंने बताया प्रीडेशन। बोलो प्रीडेशन में क्या है? सर पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, डन। चलो पैरासिटिज्म में क्या है? बोलो पैरासिटिज्म में क्या बोला था, फटाफट बोलो। सर इसमें भी कोई पॉजिटिव पैरासाइट नेगेटिव। आएगा, तुम्हारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो तुम्हारा तो हो गया नेगेटिव, लेकिन पैरासाइट को खाना फ्री का मिल गया, हो गया प्लस और माइनस। यानी ये हमारे सारे, ये तो याद हो, ठीक है। तो ये सारे चीज याद हो गए। अब हमें बारी बारी से इस सारी चीज को पढ़ना है। चल अब इसी को हम लोग डिटेलिंग करनी है, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर चलते हैं, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे म्यूचुअलिज्म। 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पास, ठीक है। अब म्यूचुअलिज्म में कौन सा है, ध्यान से देखिए। तो म्यूचुअलिज्म में हमें पढ़ना है क्या है, प्लस और प्लस वाला। सर कौन कौन से पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म, ध्यान से। सबसे पहला एग्जांपल जो सबसे आसान है, सभी को आता है, इट इज अ लाइकेन। लाइकेन का एग्जांपल बोलो, आता है सभी को लाइकेन वाला? फटाफट सीखो, एक मिनट में सब सीखते जाना। लाइकेन में क्या हो गया, पूरा जो बॉडी है वो फंगस ने बना है। जगह किसका, फंगस। ये देखिए ये फंगस, ये येलो वाला फंगस है, ये ठीक है फंगस है, ये पूरा बॉडी फंगस का, फंगस ठीक है। अब इसमें फंगस क्या दे रहा है भाई, फंगस क्या दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, पानी दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। जस्ट लाइक हस्बैंड, हस्बैंड का काम क्या होता है, घर किसका, हस्बैंड का। पैसा कौन कमा रहा है, हस्बैंड, यानी मिनरल्स यानी सब्जी कौन लेगा, हस्बैंड। डिफेंस कौन दे रहा है, हस्बैंड। बदले में ये ग्रीन कली, ये है आपकी एल्गी। एल्गी का काम है खाना बनाना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो खाना बनाएगी, खुद भी खाएगी, बदले में हस्बैंड को भी मिल रहा है, यानी फंगस को भी मिल रहा है। क्या दोनों को बेनिफिट हुआ? हाँ सर, दोनों को यहां बेनिफिट होना मस्ट है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, म्यूचुअलिज्म में रूल थोड़े डिफिकल्ट है। बोले मतलब, रूल ये कह रहा है कि दोनों साथ साथ रहेंगे, को एग्जिस्टेंस, याद रखिएगा एनसीईआरटी में 3 वर्ड दिए गए, को एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, चलो लिखा नहीं रहा, को एग्जिस्टेंस, दोनों साथ साथ रहेंगे, साथ में दोनों रहेंगे। और एक ऑर्गेनिज्म में कुछ बदलाव आ गया, यानी चेंजेस आ गया, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी अपने अंदर बदलाव लाएगा। इसे कहते हैं को इवोल्यूशन। यानी किसी तरह से अगर फंगस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो एल्गी को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेगा, को इवोल्यूशन। और तीसरा को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन। बोले ये क्या है, अगर एक ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ तो दूसरा का मरना तय है। मान लीजिए यहां एल्गी मर गया, तो खाना बनाएगा कौन, तो फंगस का तो डेथ हो जाएगा। तो अगर एक मरा तो दूसरा का मरना तय है। चलिए सर, अगर मान लीजिए सर फंगस मर गया, एल्गी कैसे मरेगा, एल्गी तो खुद से खाना बनाता है। नहीं, ये अब बच्चा नॉर्मल एल्गी नहीं है, इवोल्यूशन में ऐसा एल्गी में कन्वर्ट हुआ है, ये जब भी जगह लेगा, ये खुद से रह ही नहीं सकता, खुद से अपना डिफेंस कर ही नहीं सकता, खुद से पानी ले ही नहीं सकता, खुद से मिनरल ले ही नहीं सकता। यानी कि अगर फंगस मरा तो एल्गी का भी मरना तय है। तो ये दोनों साथ साथ रहेंगे, वो एग्जिस्टेंस, ठीक है। एक में अगर कुछ बदलाव आया, दूसरा बदलाव करेगा, तभी सर्वाइव करेंगे। और तीसरा, एक का अगर डेथ हुआ तो दूसरे का डेथ होना मस्ट है। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं, माइकोराइजा। ये भी आपको मालूम है, बहुत आसान से एग्जांपल है, मैंने ही पढ़ाया होगा माइकोराइजा। देखिए एनसीईआरटी क्लास 11th में पढ़ा, ये देखिए ये पाइनस का रूट है, ये पाइनस का रूट है, इनमें रूट हेयर नहीं होते। किसका है बच्चा, पाइनस का, पाइनस का रूट हेयर नहीं है,
तो यहां पर जुड़ा है फंगस, इसके रूट में कौन जुड़ गया? फंगस। फंगस क्या करेगा? फंगस ला करके देगा वाटर, पानी। फंगस ला करके देगा मिनरल्स, मिनरल्स में मेनली कौन सा? फॉस्फेट। फंगस देगा डिफेंस, फंगस देगा डिफेंस। ठीक है भाई, ठीक है। बदले में प्लांट उसे क्या देने वाला है? फूड, खाना देगा, और शेल्टर, रहने की जगह देगा, शेल्टर देगा। दोनों को बेनिफिट चल रहा है। अगर तुमने फंगस को हटा दिया, अगर तुमने फंगस को हटा लिया, प्लांट का डेथ हो जाएगा। इसलिए आपके 11th क्लास में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में एक वर्ड लिखा है, द सीड ऑफ पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट। अगर तुम एनसीईआरटी क्लास 11th पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, नीट का क्वेश्चन बन चुका है, द सीड ऑफ पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट इन एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा। अगर माइकोराइजा मर गया, हट गया, खत्म हो गया, तो बच्चा प्लांट भी मर जाएगा। सर अगर प्लांट हटा दिया, प्लांट मर गया, तो फंगस को क्या होगा? नहीं, फंगस इस तरह से अडेप्टेड है कि वो बिना प्लांट का, बिना उस फूड का सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरे जगह से डिकम्पोज करके फूड नहीं ले सकता। वो जब भी लेगा तो कहां से लेगा? प्लांट से ही लेने वाला था। इसलिए एक अगर मरा तो दूसरे का मरना तय है। आगे बात समझ में? तो ये लैला रांझा, जो भी पढ़ते हीरा रांझा, लैला मजनू की कहानी है कि एक अगर मर गया तो दूसरा का मरना तय है। यही है। तो आपको क्लियर हो गया, ये पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने। चलो तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड आपके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से है, इसको अच्छे से पढ़ना भी है। ये है फिग और वास्प का रिलेशन, फिग एंड वास्प। सर फिग क्या है? फिग बच्चा, फिग क्या है? प्लांट है। कौन सा प्लांट? अंजीर। फिग कौन सा प्लांट है? अंजीर के प्लांट को फिग कहते हैं। वास्प क्या है? इंसेक्ट्स। वास्प क्या है? इंसेक्ट्स। ध्यान सुनो, इसी तरह से तुमने एक और नाम सुना होगा ना, तुमने पढ़ा होगा बच्चे, यहां पर यक्का प्लांट और मोथ्स पढ़ा था, बोले ठीक है। ध्यान सुनिएगा, जो अंजीर का प्लांट है, फिग का प्लांट है, उसका केवल और केवल पॉलिनेशन वास्प ही कर सकता है। फिग प्लांट में पॉलिनेशन दुनिया में केवल वास्प ही कर सकता है। तो सर वास्प को क्या फायदा है? वास्प का काम है, वास्प को मिलेगा फ्री में अंडे ले करने का जगह, सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग, ओवी पॉजिटर लिखा है। अपने अंडे, हजारों अंडे अब दे दीजिए यहां, वहां फ्री में उन सारे अंडे का केयर होगा, लार्वा बनेंगे, प्यूपा बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, और जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो उनको खाने के लिए सारा फूड भी देगा। कौन? फिग प्लांट। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। बदले में तुम मेरा पॉलिनेशन करा देना, तुम बदले में मुझे दे दूंगा रहने की जगह, तुम्हारे अंडे को रहने की, और जो बच्चे बनेंगे उनको खाने के लिए दे दूंगा। तो भाई दोनों का है। एक अगर मरा तो दूसरा का मरना तय। कैसे सर? यही तो है, यही तो म्यूचुअलिज्म है। देखिए अब समझना कि ध्यान से देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये प्लांट है, प्लांट को करना है पॉलिनेशन। प्लांट के पास पॉलन ग्रेन है, वो चाहता है अपने पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, पॉलिनेशन करना चाहता है। ठीक है, इसके लिए उसने इंसेक्ट्स को अपने तरफ बुलाया। इंसेक्ट्स बोलेगा मैं क्यों आऊं, फायदा क्या? प्लांट का पॉलन ग्रेन जाना है दूसरी जगह, पॉलिनेशन करना है, उसने किसे बुलाया? इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट बोलेगा मैं पॉलन ग्रेन ले जाऊंगा, लेकिन फायदा क्या? तो प्लांट बोलता है कि बदले में मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है भाई, नेक्टर। खाने के लिए क्या दूंगा भाई? नेक्टर। और आपको इडिबल पॉलन ग्रेन, अगर पॉलन ग्रेन भी अगर खाना चाहे खा लीजिए, मैं तो लाखों करोड़ों पॉलन ग्रेन बनाता हूं। तो इंसेक्ट्स लालच में आएगा प्लांट की तरफ, क्योंकि उसे नेक्टर मिलेगा। बदले में प्लांट को फायदा क्या हो गया? पॉलिनेशन कराना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लांट के पास में इंसेक्ट्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट के पास इंसेक्ट्स आए, लेकिन उसने पॉलिनेशन कराया नहीं, लेकिन उसका नेक्टर चुरा करके चला गया। उसका नेक्टर ले लिया, शायद पी लिया, लेकिन पॉलिनेशन कराया नहीं। इसी को कहते हैं हम लोग पॉलन चीटर या पॉलन रॉबर। रॉबरी कर लिया, चोरी कर लिया, उसने बदले में पॉलिनेशन कराया नहीं, चीटर।
पॉलन चीटर, पॉलिनेशन करने के लिए बोला तो था, कराया नहीं, बदले में क्या ले लिया भाई, शहद तो ले लिया। तो प्लांट को हो गया नुकसान, इसलिए प्लांट ने बोला कि मैं अपना कुछ रूल बनाता हूं। बोले सर कैसे? तो प्लांट ने अपने अंदर में लाया कुछ मॉडिफिकेशन। मान लो उसने अपने फ्लावर को इस तरह से मॉडिफाई कर लिए, मान लो उसने अपने फ्लावर को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया, ऐसा कलर बना लिया, ऐसा फ्रेग्रेंस देने लगा कि कोई भी इंसेक्ट इसे पहचान ही नहीं सकता, जिससे उसे पॉलिनेशन करना है। मान लो वो इंसेक्ट छोटे साइज का है, ये इंसेक्ट है छोटे साइज का है, तो उसने अपने अंदर में एक छोटा सा केवल ओपनिंग रखा कि केवल वही इंसेक्ट्स इंटर कर सके, बाकी इंसेक्ट इंटर कर ही नहीं पाएंगे। तो उसका पॉलन चीटिंग यानी कि उसका नेक्टर कोई चोरी कर ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने 1 to 1 इंटरेक्शन स्टार्ट की। पता चला इंसेक्ट्स ऐसा है तो हम उसी तरह से अपने आप को इवॉल्व करें, मॉडिफाई करें, जिससे कि इंसेक्ट्स मुझे पहचाने और मेरे अंदर आए, मेरे नेक्टर को ले और मेरा पॉलिनेशन करा दे, यानी चीटर से अपने आप को बचाना है। तो यही काम बहुत अच्छे से किया फिग प्लांट ने। जो अंजीर का प्लांट है अपने आप को पूरी तरह से मॉडिफाई कर लिया कि मेरे अंदर केवल पॉलिनेशन कौन करेगा, वास्प नाम का इंसेक्ट, और कोई दूसरा करेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई आता है नहीं, नेक्टर खा के चला जाता है। तो इन दोनों ने अपने अंदर में टाइट 1 to 1 इंटरेक्शन कर ली। सर कैसे? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का फिगर है, तो हम इस दोनों का रिलेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे फिगर के फॉर्म में बनाया। अब देखो, इधर देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका फिग प्लांट, फिग मतलब अंजीर का प्लांट, ये आपके फिग का प्लांट है, ये अंजीर का प्लांट है, ये फिग प्लांट है, अंजीर का प्लांट। ध्यान से, इसके अंदर बस छोटे से पोर होते हैं, इस पोर को ओस्टियोल कहते हैं, इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, इसे ओस्टियोल कहते हैं। सर इतना छोटा सा केवल पोर क्यों है? क्योंकि इस पोर को बाकी इंसेक्ट्स पहचान ही ना पाए, किसी इंसेक्ट्स को पता ही नहीं चलेगा कि एक छोटा सा पोर है, उस पोर के अंदर में ढेर सारे फ्लावर हैं, वहां ढेर सारे नेक्टर, उसे पता ही नहीं चलेगा। तो इन्होंने एक छोटा सा पोर बनाया, जिस पोर को केवल कौन पहचान सकता है, वास्प, केवल वास्प नाम का इंसेक्ट ही इंटर कर सकता है। अब जो फिग प्लांट है, ये व्हाइट कलर का जो फिग प्लांट बनाया, इसमें ढेर सारे फ्लावर है, ग्रुप ऑफ फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर, यानी यहां पर ढेर सारे फ्लावर है, ग्रुप ऑफ फ्लावर। सर कौन कौन से? ध्यान सुनिएगा। तो सबसे ऊपर में यहां पर मेल फ्लावर है, यानी कि जिनमें एंथर होते हैं, जो पॉलिन ग्रेन बनाए। तो ऊपर के तरफ में यहां पास मेल फ्लावर है ढेर सारे, जिनके अंदर में एंथर है और जो पॉलिन ग्रेन बनाते हैं। बोले ठीक। नीचे के तरफ में फीमेल फ्लावर है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में फीमेल गैमेट है। तो ये है आपकी फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। ये फीमेल फ्लावर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं इसे कहूंगा फर्टाइल, इसे मैं कहूंगा फर्टाइल फ्लावर, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी फीमेल फ्लावर है जिसमें स्टिग्मा स्टाइल नहीं है, केवल ओवरी है, खोखले, स्टिग्मा स्टाइल नहीं है, केवल खोखले ओवरी। सर क्यों? अभी समझना, समझो। इसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल नहीं, तो इसके अंदर में केवल खोखले ओवरी है, तो इसे मैं कहूंगा स्टेराइल, फर्टाइल नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्टेराइल फीमेल फ्लावर। तो 3 तरह के फ्लावर दिख गए। तो ये फ्लावर के गुच्छे बने। फ्लावर अगर ग्रुप में होता है, गुच्छे में होता है, तो इसे एक वर्ड कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। अगर फ्लावर ग्रुप में होता है, गुच्छे में होता है, तो हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस। तो ये फिग अंजीर प्लांट का एक इनफ्लोरेसेंस है, ये इनफ्लोरेसेंस बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर वास्प नाम का इंसेक्ट्स आएगा, वास्प नाम का इंसेक्ट्स आता है, आया, और उसके बॉडी पे थोड़े से पॉलिन ग्रेन चिपके हुए। सर कैसे? इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो वास्प नाम का इंसेक्ट्स आया, वो उसके बॉडी पे पॉलिन ग्रेन चिपके हुए थे, धीरे धीरे वो पॉलिन ग्रेन को रिलीज कर दिया फीमेल फ्लावर पे। तो क्या हो गया भाई,
अंजीर के प्लांट को, फिग प्लांट को क्या फायदा हुआ? पॉलिनेशन हो गया, क्योंकि आया वास्प नाम का इंसेक्ट, बॉडी में क्या भरे हुए थे, चिपके हुए थे, पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन हो गया। चलिए, अब पॉलन ग्रेन आ गया, पॉलिनेशन हो गया। अब ये जो फिग नाम का, ये वास्प नाम का जो इंसेक्ट आया था, उसने अपने अंदर ढेर सारे एग थे, ये सारे एग को यहां लेकर देगा। उसने ढेर सारे, उसके बॉडी के अंदर में एग थे, अंडे थे, ये सारे अंडे को यहां लेकर दिया, सारे अंडे को लेकर दिया। क्यों? अभी समझ में आएगा। सारे अंडे को यहां रख दिया, सारे अंडे को यहां रख दिया। चलिए भाई, इसलिए खोखले थे, खाली जगह थे, डाल दिए सारे अंडे। बोले अब क्या होगा? अब लॉजिक से समझ, इस एरिया में देखिए, इस एरिया में क्या है? पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन आया, तब फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेंगे? सीड बनेंगे, फ्रूट बनेंगे। तो फर्टिलाइजेशन हुआ और इधर क्या बने भाई? ढेर सारे सीड बने। ये सब पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन आ गए, फर्टिलाइजेशन करके सीड बन गए। ठीक है। अब इस एरिया में देखिए, यहां पास क्या है? जो एग डेवलप हो रहे थे, अंडे, एग से क्या बन गया? बाहर निकले, उसी से लार्वा बन गए, प्यूपा बन गए, और धीरे धीरे वो नए वास्ट इंसेक्ट्स में कन्वर्ट होने लगे। मान लो 100 एग आए, 100 अंडे आए, सभी अंडे अब क्या हो रहे लगे? धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगे भाई? यंग फॉर्म, लार्वल फॉर्म में, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होने लगे। तो धीरे धीरे 100 वास्प बन गए। अब इस वास्प को भूख लगेगा, तो ये वास्प करेंगे, ये वास्प करेंगे क्या? यहां से जो सीड बने थे, यहां जो ढेर सारे सीड बने थे, उनको खाना स्टार्ट किया। तो अब सीड मान लो 1000 है, अगर 10, 20, 50 सीड खा भी ले तो कोई नुकसान नहीं है, ढेर सारे सीड है। कुछ सीड खा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान पॉलन ग्रेन बनने स्टार्ट हो गए, पॉलन ग्रेन बनने स्टार्ट हो गए। अब देखो, एंथर ने पॉलन ग्रेन बनाया, अब पॉलन ग्रेन गिरेगा, तो पॉलन ग्रेन जब गिरेंगे तो क्या वो सारे के सारे इंसेक्ट्स के बॉडी पे, पीठ के ऊपर चिपक नहीं जाएंगे? तो एंथर ने क्या बनाया? पॉलन ग्रेन बस्ट हुए, पॉलन ग्रेन निकले, और वो वास्प नाम के इंसेक्ट पे चिपक गए। तो जो 100 वास्प नाम के इंसेक्ट थे, सभी के बॉडी पे क्या चिपक चुके हैं? पॉलन ग्रेन। चलिए भाई, इसी दौरान सीड बन चुके हैं, सीड बन गया है, और ये अब पूरी तरह से पक चुके हैं, राइपनिंग हो चुकी है। ये अब प्लांट से नीचे गिरेंगे, नीचे गिरे और फट जाएंगे। जब फट जाएंगे तो इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे। फट गए भाई, छोटे छोटे पोर्स बन गए। ठीक है। अब इस पोर से सारे 100 वास्प बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे, सारे वास्प बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। हर वास्प के ऊपर में क्या चिपका हुआ है? पॉलन ग्रेन बॉडी के ऊपर में। अब ये दूसरे फिग प्लांट को ढूंढेंगे। आई बात समझ में? अब दूसरे फिग प्लांट के अंदर इंटर किया, बॉडी में क्या चिपका हुआ था? पॉलन ग्रेन। अंदर में जाके पॉलिनेशन करा दिया। अब वहां पर चक्कर था कि अपने एग को ले करना है, इसलिए सेफ प्लेस मिल गया एग ले करने के लिए, अंडे ले करने के लिए। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग ओविपोजिटर। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक वर्ड आएगा ओविपोजिटर, एग ले करने का सेफ प्लेस मिल गया। और बच्चे जो ग्रो करेंगे उनका केयर भी मिल गया, खाना भी मिल गए, मस्त ग्रो कर रहे हैं। जब वापस से फटेंगे, सारे के सारे वास्प इंसेक्ट्स बाहर निकल जाएंगे। तो कभी गांव में देखा होगा अंजीर के प्लांट को, तो ये जब नीचे गिरते हैं, फटेंगे, तो उसमें 100 ऑफ इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट बाहर आते हुए दिख जाएंगे। तो आप एनसीईआरटी में देखो, क्या आपको एनसीईआरटी में ये फिगर दिख रहा है? देखिए, यही है ना एनसीईआरटी का फिगर। क्या यहाँ छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे? देख लो। अब बताओ ये कहानी किसे क्लियर कट समझ में आई? 100%। बोलो फटाफट। यस सर। सर बट मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर अगर इसके पोलन ग्रेन ऊपर है तो सर नीचे ओवरी है, तो सर ये अपने आप नहीं हो सकता इसका पॉलिनेशन? अलग अलग देखो, हमने क्या पढ़ा था? सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा चीज नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा चीज नहीं है, हमें करना है क्रॉस पॉलिनेशन, अलग अलग प्लांट के बीच। तो मान लीजिए मार्च के टाइम में पॉलन ग्रेन बनता है और ओवरी अक्टूबर में बनता है, तो भाई दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। तो ये चाहते थे कि हम अलग अलग टाइम पे पॉलन ग्रेन बनाए और फीमेल वाला पार्ट बनाए, जिससे कि हम सेल्फ पॉलिनेशन से बच जाएं।
आपने पढ़ा भी तो है कि सेल्फ पॉलिनेशन इवोल्यूशन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन कीजिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए क्या चाहिए भाई? एजेंट चाहिए। तो एजेंट के नाम पे हमने वास्प नाम के इंसेक्ट्स को बुला लिया और ये हजारों साल से रिलेशन मेंटेन है। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? बोलो फटाफट। यस सर। कर लोगे? और सर ये फूड एडेबल नहीं है ना? हाँ हाँ एडिबल है। तो ये आप किसी को बोल मत देना कि तुम ये अंजीर जो खाते हो ये नॉन वेज फ्रूट है। आई समझ में? सर क्योंकि ये उसमें मीठा, एक तरह का मीठा फल में आता है शायद। हाँ, और देखो तुम खाते रहे हो इंसेक्ट्स, ये कोई नहीं सोच रही। कुछ बात और समझ सर में ये आई? और सर ये टाइफाइड के लिए भी यूजफुल है, मतलब हाँ, तो प्रॉफिट देता अब 1 to 1 इंटरेक्शन समझ में आया? क्योंकि प्लांट को डर लग रहा है कि उसका कोई नेक्टर चोरी कर लेगा, इसलिए हम ऐसा रिलेशन बनाए जिसमें एक खास इंसेक्ट्स को ही बुलाए जो मेरा पॉलिनेशन करा देगा। हम दूसरे को क्यों बुलाए? बदले में उसको खाने के लिए दे देंगे, एक ले करने का जगह दे देंगे। इसी को का 1 to 1 इंटरेक्शन। और एक मरा तो दूसरा का मरना तय। इसलिए जब बायोडाइवर्सिटी लॉस में पढ़ते हो उसमें क्या था कि दो स्पीसीज काफी क्लोज है, एक स्पीसीज अगर डेथ हो गया, मर गए, तो दूसरा का मरना तय है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी लॉस में ये भी तो आता था। चलो अब बताओ, ये एक ओवी पोजीशन ये सब समझ में आ रहा है ना, एक लेंगे सब। चलो ये वाला फिगर किसी को याद है? बोलो, 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट। ये आता है कॉन्सेप्ट सभी को? ओनली 5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दूं तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम म्यूचुअलिज्म वाला तो कंप्लीट हो जाएगा। बोलो फटाफट। यस सर। चलो 5 मिनट, ओनली 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, फटाफट करते हैं। जनरली होते क्या है, ऑर्किड के प्लांट बड़ा कलरफुल होते हैं, ऑर्किड के फ्लावर कलरफुल होते हैं, नेक्टर होता है, तो पॉलिनेशन कराना डिफिकल्ट नहीं, आसानी से इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऑर्किड जो मेडिटेरियन सी के आसपास मिलते हैं, मेडिटेरियन सी के आसपास जो ऑर्किड के प्लांट मिलते हैं, उनके अंदर में कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई कलर नहीं है, कोई नेक्टर नहीं, यानी नो फ्रेग्रेंस, नो कलर, नो पॉलिनेशन। तो इनके अंदर सर कोई पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनके पास पॉलिनेटर को जो इंसेक्ट्स है, एजेंट है, उसको डोनेट करने के लिए कुछ तो है ही नहीं भाई। तो यहां तो पॉलिनेशन कैसे होगा? तो इस ऑर्किड प्लांट ने अपने आप में एक इवोल्यूशन, एक नया मेथड डेवलप किया। सर क्या? ध्यान सुनना, इसके तरफ में कोई इंसेक्ट्स आता ही नहीं, तो पॉलिनेशन को कैसे किया जाए? तो इसने अपने तरफ में हनी बी, बीज का थोड़ा बड़ा रूप होता है जिसे एनसीईआरटी ने कहा बम्बल बीज। क्या नाम दिया? बम्बल बीज। उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सर कैसे? आपने बोला कलर नहीं है, नेक्टर नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आएगा क्यों? ठीक है, कैसे समझिए। ये प्लांट है, इसने अपने फ्लावर का पेटल्स, पेटल समझ में आ रहा है ना, अपने वन ऑफ द पेटल्स, एनसीईआरटी का लाइन है, अपने पेटल्स को मॉडिफाई कर लिया इस तरह के कलर से, मार्किंग से, कि वो पेटल फीमेल बी के तरह दिखने लगे, यानी मिमिक। अपने पेटल्स को, फ्लावर के पार्ट पेटल्स है, पेटल्स को, कलर को, पेटल्स ने अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर लिया कि वो हनी बी के फीमेल पार्टनर की तरह दिखने लगे, कलर में, मार्किंग में, हर तरह से। एनसीईआरटी ने कहा अनकैनी रिजेम्बलेंस, यानी कोई इंसान उसे देख करके बता ही नहीं सकता ये पेटल से या फीमेल हनी बी है, यानी बम्बल बीज है, हाँ, बता ही नहीं सकते। तो जो मेल होगा, जो मेल बीज है, वो उसे लगता है कि ये जो उसकी फीमेल पार्टनर है, तो वो जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो कॉपुलेशन के लिए जाएगा, सेक्स के लिए जाएगा, कॉपुलेशन के लिए जाएगा। तो जो मेल बीज है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने पार्टनर समझ करके यहां कॉपुलेशन के लिए आता है। लेकिन सर ये कॉपुलेशन तो फॉल्स है, इसलिए तो लिखा स्यूडो कॉपुलेशन, फॉल्स, झूठा कॉपुलेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है, फीमेल वो नहीं है, वो तो पेटल्स है, मेल बीज आया, कॉपुलेशन किया, इस स्यूडो कॉपुलेशन है। ठीक है, तो अब देखिए धीरे धीरे फीमेल बीज बार बार, मेल बीज आया, एक पेटल्स पे बैठा, कॉपुलेशन किया, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, वो दिन भर ऐसे ही काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये कॉपुलेशन झूठा है, तो क्या नाम दिया? स्यूडो कॉपुलेशन। सेकेंड एनसीईआरटी ने कहा क्या? अनकैनी रिजेम्बलेंस, अब पता कर ही नहीं सकते ये पेटल से या फीमेल बीज है। तो जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि कॉपुलेशन फॉल्स हो रहा है,
तो ये मेल बीस की जो रियल पार्टनर है, मेल बीस की जो रियल पार्टनर है, फीमेल है, उसने अपने बॉडी स्ट्रक्चर में, अपने कलर में, साइज में बदलाव लेते हैं, मान लो बदलाव लेते हैं, चेंज कर लिए, जिससे मेल बीस उसे आसानी से पहचान सके, कंफ्यूज ना हो पेटल्स में और अपने पार्टनर में, रियल पार्टनर में। तो अब क्या किया, वो इवोल्यूशन इसी का नाम है कि धीरे धीरे जो ऑर्किड के प्लांट हैं उन्होंने भी पेटल्स को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया कि वो फीमेल बीज की तरह दिखने लगे, यानी कि फीमेल पार्टनर अपने कलर को, मार्किंग को, पैटर्न को चेंज कर रही है, तो पेटल्स भी अपने आप को चेंज कर रहा है, और मेल बीज अभी भी कंफ्यूज होकर के उसी से कॉपुलेशन कर रहा है। तो ये कई हजारों साल से ये रिलेशन मेंटेन है, तो एक का इवोल्यूशन हो रहा है, दूसरा भी अपने आप को कर रहा है। तो यहां पर इसलिए एनसीईआरटी ने ऐसे कुछ टर्म्स दिए हैं। अब देखिए यहां पर दिया है कि यहां पर ना कॉपुलेशन के नाम पे सर धोखा हो गया, धोखा हो गया ना सर, तो इसका नाम दिया सेक्सुअल डिसीट। डिसीट का मतलब धोखा देना। तो यहां पर 3 वर्ड याद रखिएगा, अनकैनी रिजेम्बलेंस, ऐसा कि कोई देखे तो पता ही नहीं चले कि फीमेल पार्टनर है कि पेटल्स है। दूसरा क्या दिया मैंने यहां पास, सेक्सुअल डिसीट, कॉपुलेशन के नाम पे धोखा हो गया, और झूठा कॉपुलेशन है स्यूडो कॉपुलेट। इसी को लिखा है बी विल्डरिंग डाइवर्सिटी, अमेज करने वाली, मतलब आदमी किसी को बताओगे तो उसे लगा अरे इतना बेहतरीन सा मतलब नेचर है, ऐसी डाइवर्सिटी क्या दिखती है, तो इसी को कहा बी विल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न। आगे बात समझ में। अब देखिए, तो अब बच्चा बोलता है कि सर यहां म्यूचुअलिज्म पढ़ रहे हैं, तो सर चलिए ऑर्किड को फायदा तो हो गया, उसका पॉलिनेशन हो गया, जैसे ही वो पॉपुलेशन के लिए आया, पॉलन ग्रेन उसके बॉडी पे चिपक गए, अब दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन सर मेल बीज को क्या फायदा हुआ, तो बच्चा बोलता सर म्यूचुअलिज्म नहीं हुआ ना, एक को फायदा है, एक को तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। नहीं, हम इसे म्यूचुअलिज्म में पढ़ेंगे, प्लस प्लस साइन मानेंगे। सर क्यों, मेल को क्या फायदा हुआ, देखो ये तुम्हें लग रहा है कि मेल बीज के नाम उसे धोखा हो गया, सेक्सुअल डिसीट हो गया, सीडो पॉपुलेशन, ये तुम्हें लग रहा है ना, लेकिन मेल बीज आज भी उसी के साथ पॉपुलेशन कर रहा है, एक पेटल पे बैठा फिर दूसरे पे कॉपुलेशन तो कर रहा है। अब क्यों कर रहा है वो अलग बात है, वो कॉपुलेशन कर रहा है यानी कुछ बेनिफिट ले रहा है, इसलिए उसे भी अब प्लस देंगे, तो यहां पर दोनों को प्लस मिलेगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम म्यूचुअलिज्म में पढ़। हाँ लेकिन एक चीज, अगर ऑर्किड मर जाए, ऑर्किड मर जाए तो बीज थोड़ी ना मरेगा, हाँ बीज मर गया, बम्बल बीज मर गए तो ऑर्किड का प्लांट जरूर मर जाएगा, लेकिन अगर बीज मर जाए, बम्बल बीज मर जाए, क्या ऑर्किड मरेगा, हाँ, लेकिन ऑर्किड का प्लांट मर गया, बम्बल बीज मरेगा नहीं, मरेगा, तो वो कोई एक्सटिंक्शन वाला तो नहीं है, लेकिन यहां भी हम दोनों को प्लस प्लस ही मानेंगे। चलो बताओ किसी किसी समझ में आ गया, फटाफट बोलो बताओ। ये तुम्हें 2 बार पढ़ना है, ये तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में भी तो पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। डन, समझ में आ गई कहानी अच्छी सर थी? ये ऑर्किड मैंगो वाला ही ना? नहीं नहीं, अरे ये ऑर्किड में वो तो कॉमन सिलिज्म था, ऑर्किड और मैंगो, यहाँ हम ऑर्किड एंड बम्बल बीज की कहानी पढ़ रहे, ये ऑर्किड और सर, हाँ, यहाँ कहाँ गया मैंगो, कहाँ गया? नहीं नहीं, हाँ वही वाला ऑर्किड ना जो मैंगो में भी था, हाँ मैं ये हाँ, बोल वही 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 वही। तो बस याद रखना है, यहाँ पर इसके पास बेचारा पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ है, तो क्या करे पॉपुलेशन करने के लिए, तो इसने अपने अंदर में ही मॉडिफिकेशन लाया, जिससे कि ऐसे पेटल बन जाएगी, स्यूडो पॉपुलेशन, समझ में आया एनसीईआरटी का वर्ड, सेक्सुअल डिसीट समझ में आ गया, बी विल्डरिंग, किसी को बताओगे तो उसे लगेगा भाई कितना इमेजिंग चीज है, कितना ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हो, ऐसा होता है क्या नेचर में, ठीक है। स्यूडो पॉपुलेशन क्लियर हो गया, तो ये चीज आप अच्छे से कर लेना, और इसमें दिमाग मत लगाइएगा सर मेल हनी बी को फायदा क्या हुआ, ये तो स्यूडो पॉपुलेशन, ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन उसे तो नहीं लग रहा है, उसे तो मालूम भी नहीं है, तो आज भी तो पॉपुलेशन उसी के साथ कर रहा है ना, यानी उसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो दोनों को प्लस मानेंगे, इसलिए हम म्यूचुअलिज्म में पढ़ेंगे, इसको मत कर देना अपने मन से प्लस और जीरो वाला रिलेशन। चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आगे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। किसी को डाउट है तो पूछ लो, 2 मिनट बोलो फटाफट। सर एक बार कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बता दो सर, मुझे मिल नहीं रहा। कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं सर, डीएनए वाले में ही समझ तो आ गया, पर सर उसका मीनिंग क्या बोलेंगे हम? 1 मिनट फिर से बोलना, क्या दिया है, फिर से 1 मिनट बोलना, हाँ क्या दिया है उसमें? नहीं सर, मुझे बस कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग पूछना है। डीएनए वो कॉम्प्लीमेंट, जो, देखो सिंपल, हाँ यस सर।
कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि अगर ए है तो उसका पेयर जब भी होगा टी होगा। देखिए समझिए, अगर रणवीर सिंह है, ठीक है, अगर उससे पेयरिंग करने के लिए बोले, रियल पार्टनर बोले, तो दीपिका पादुकोण से ही तो करेगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, जब भी करेगा तो उसी से ही बाइंड करेगा। जैसे जी है तो सी से ही तो बाइंड करेगा। तो ये जो एक नाइट्रोजन स्पेस है वो दूसरे से ही जुड़ता है, इसी को कहते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो इसी पेयरिंग को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसलिए पहले स्टैंड पे अगर एडेनिन है तो सामने में थाइमीन ही होगा, क्योंकि उसका पार्टनर थाइमीन है, उसी से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अगर गुआनिन आएगा तो नहीं बना सकते, साइटोसिन नहीं आएगा, एडेनिन है तो थाइमीन से ही वो पार्टनर करेगा। इसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। चलो आगे बात समझ में, सिंपल तो है। सर इसका कोई स्पेसिफिक मतलब मीनिंग नहीं है ऐसे ही समझने के लिए ये सर? नहीं, कॉम्प्लीमेंट मतलब देखो ऐसा समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें मान लो कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा आता है, मुझे बायो नहीं, ठीक है, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मान लो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, बायो नहीं आता, मुझे बायो बहुत अच्छा था, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता। तो मान लो हम लोग दोनों साथ मिलके पढ़ाई करें, तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बायो नहीं आते, मेरा बायो बहुत अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आते। अगर दोनों हम लोग साथ में पढ़े करेंगे तो मेरे अंदर की जो कमी है तुम भरपाई कर रहे हो, तुम्हारी कमी मैं भरपाई कर रहा हूं, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। बोलते हैं ना, ये दो जो है ना एक्ट्रेस हो, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, यानी कि एक में जो कमी थी दूसरा भरपाई कर रहा है, दूसरे की कमी पहले भरपाई कर रहे हैं, तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है। तो यही बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि दोनों मिल करके काम करें। ओके, थैंक यू सर।